Hello everyone. Today I am going to talk about inflation and I'm a little sick so my voice may be a little bit up and down. So cooperate with it. So today's index is what is inflation, what are the types of inflation, the causes of inflation, the control of inflation, then consumer price index and wholesale price index. So what is inflation? So inflation is the general increase in price. Let me give you an example. Year before, the fortune oil cost around 19 rupees 100 rupees per liter, but today it cost around 160 rupees per year, per पैकेट. सो ये जो इंक्रीज हुआ है पैसे में, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन की हिंदी मीनिंग होती है महंगाई. सो इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एट जनरल राइज इन प्राइसेस इन परसिस्टेंट मैनर, मतलब एक मैनर में चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं और वो महंगाई ही इन्फ्लेशन होती है. इससे क्या होता है कि रुपये की जो करेंसी की जो जैसे हमारी कंट्री की करेंसी रुपी है, इसकी परचेजिंग पावर कम होती जाती है. और ये उन फिनोमिनाज में ज़्यादा अकर होता है जब बहुत सारी चीज़ों के दाम आपस में बढ़ रहे होते हैं. सो नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन के बहुत सारे टाइप है, जिनमें से फर्स्ट टाइप होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन. इस इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम जेंटली बढ़ते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ते, धीरे धीरे बढ़ते हैं. इनकी रेट होती है 3%, 0% टू 3%. अकॉर्डिंग टू आर पी कैंट, वन प्राइजेज राइज नॉट मोर देन 3%, इट इज़ कॉल्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन. इसको माइल्ड इन्फ्लेशन या लो इन्फ्लेशन भी कहते हैं. जो सेकेंड टाइप की इन्फ्लेशन है उसको बोलते हैं हम वॉकिंग इन्फ्लेशन. वॉकिंग इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम 3% से ज़्यादा और 10% से कम की रेट पर बढ़ते हैं पर एनम. और इस टाइप की इन्फ्लेशन को हम वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं. ये क्रेपिंग इन्फ्लेशन से ज़्यादा होता है. कुछ इकोनॉमिस्ट सजेस्ट करते हैं कि हमें इस सिचुएशन को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए, जिससे गैलोपिंग इन्फ्लेशन की सिचुएशन ना बने. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है गैलोपिंग इन्फ्लेशन. गैलोपिंग इन्फ्लेशन में चीज़ों के दाम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं. इसमें 30%, 400%, 600% की पर एनम रेट से चीज़ों के दाम बढ़ते हैं. कुछ कुछ कंट्रीज़ जैसे कि वेनेजुएला, साउथ अफ्रीका की कंट्री नाइजीरिया, यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़े थे पास्ट में. जर्मनी में 1930s में इन्फ्लेशन भी गैलोपिंग इन्फ्लेशन के ही रेंज में है. सो व्हेन इन्फ्लेशन इज इन बिटवीन 20% एंड 1000% per annum, it is considered galloping inflation. And the last type is running inflation. A rapid acceleration in the rate of rising prices is called running inflation. चीज़ों के दाम जब अचानक से बढ़ने लग जाए. लास्ट ईयर कोविड नॉट लास्ट ईयर कोविड के टाइम के बाद चीज़ों के दाम अचानक से बढ़ने लगे और वो रनिंग इन्फ्लेशन का केस था. इसमें चीज़ों के दाम 10% ईयर से ज़्यादा बढ़ने लगते हैं और इसकी यूजुअली रेंज 10% एंड 20% के बीच में रहती है. इसके इन्फ्लेशन को हम रनिंग इन्फ्लेशन कहते हैं. सो हमने इन्फ्लेशन के बारे में समझ लिया, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को समझ लिया. अब हम इन्फ्लेशन के कॉजेज समझते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्यों है, चीज़ों के दाम क्यों बढ़ते हैं. सो मेनली टू टाइप्स है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ते हैं. पहला टाइप होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और सेकेंड टाइप होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है कि अगर सप्लाई लिमिटेड है लेकिन सामान की डिमांड ज़्यादा है, तो लोग उस सामान के लिए ज़्यादा पे करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे जो जो सेलर होता है वो हाईएस्ट बिडर को अपना सामान दे देता है और चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल एक आईफोन है जिसकी स्टार्टिंग कॉस्ट है 50,000 रुपीज़, और जो उसको ख़रीदने के लिए लोग हैं वो सब 50,000 पे कर रहे हैं. कोई एक्स्ट्रा अलग से पर्सन आता है और वो बोलता है कि मैं इसके लिए 70,000 पे करूँगा, ये फ़ोन मेरे को दे दो. तो जो सेलर होगा वो फ़ोन 70,000 वाले को दे देगा, जिससे फ़ोन की प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी. सो इस टाइप की इन्फ्लेशन को डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. सो व्हेन देयर इज़ मोर डिमांड देन सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन.
जब प्रीवियस एग्जांपल में ही अगर आईफोन की जो कॉस्ट थी 50,000 रुपीज़ थी और लोग 50,000 पे कर रहे थे, ओके ओके सिचुएशन था। लेकिन अगर जो उन्होंने चिपसेट यूज़ किया है या फिर ग्लास यूज़ किया है, मदरबोर्ड यूज़ किया है, उनकी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई और या फिर सप्लाई चेन की कॉस्ट बढ़ गई, तो इससे प्रोडक्ट का दाम 50,000 से 60,000 हो गया। तो लोगों को अब 60,000 पे करना पड़ेगा वो प्रोडक्ट लेने के लिए। तो इस टाइप में जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है ये कॉस्ट के कारण हुआ है, इसलिए इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ हमने ये इन्फ्लेशन क्या है ये समझा, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन भी समझा। अब हम समझेंगे कि इन्फ्लेशन के कंट्रोल क्या क्या है। सो मेनली तीन मेथड से कंट्रोल करने के, फर्स्ट हो जाता है मॉनेटरी, सेकंड हो जाता है फिस्कल एंड थर्ड हो जाता है अदर मेजर्स, जो कि बहुत सारे मेजर्स होते हैं उनका एक ग्रुप करके हमने अदर मेजर्स बना दिया है। सो मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं कि किसी भी कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होती है, इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यूएस के केस में फेडरल रिजर्व है। ये किसी भी कंट्री में मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है इट मीन्स लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, इसीलिए वो पर्सन 70, प्रीवियस एग्जांपल में 70,000 पे करने के लिए रेडी था। सो सेंट्रल बैंक एक रेपो रेट होता है उसको इंक्रीज कर सकती है। रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर बैंक लोन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, इंडिया में। सो सेंट्रल बैंक इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देगी जिससे बैंक उनसे लोन कम लेंगे, और बैंक उनसे अगर लोन कम लेंगे तो मार्केट में भी मनी सप्लाई लिमिटेड होगी, जिससे लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं आएगा खर्च करने के लिए, और इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। वो पर्सन 70,000 नहीं पे कर पाएगा। वैसे ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एक्चुअली वो मार्केट से मनी को सक करने की कोशिश करती है जिससे इन्फ्लेशन एज अ रिजल्ट कंट्रोल हो जाता है कभी कभी। सो नेक्स्ट है फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर में क्या होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स करती है, हॉस्पिटल्स पर, एजुकेशन पर, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, शिप्स। गवर्नमेंट उन सबको कंट्रोल कर सकती है। अब अगर गवर्नमेंट रोड बना रही है तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिलता है, और रोज़गार में गवर्नमेंट को उनको पे करना पड़ता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट वहाँ पर सारे ये जितने भी कंस्ट्रक्शन इन सबको अगर थोड़ा थोड़ा कम कर दे तो लोगों के पास कम पैसा आएगा, गवर्नमेंट को कम पे करना पड़ेगा, जिससे लोगों के पास कम पैसा होगा और वो कम स्पेंड करेंगे, और कम स्पेंड करने से इन्फ्लेशन लो होगा। फिर टैक्सेशन किया जा सकता है, टैक्सेस को इंक्रीज किया जा सकता है जिससे लोगों के पास पैसा कम रहे। गवर्नमेंट जो बॉन्ड जारी करती है लोगों से बोरो करने के लिए, पब्लिक बोरोइंग करने के लिए, उसका कूपन रेट गवर्नमेंट इंक्रीज कर सकती है जिससे लोग अपना पैसा गवर्नमेंट को देंगे और लोगों के पास में पैसा नहीं रहेगा, जिससे इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होगा। सो गवर्नमेंट इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट इंक्रीज और डिक्रीज मनी सप्लाई इन ऑर्डर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है गवर्नमेंट के एस्टिमेट से तो वो मनी सप्लाई इंक्रीज करेगी, अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है तो वो मनी सप्लाई को कम करेगी। और जो अदर मेजर है उनमें आता है प्राइस कंट्रोल। गवर्नमेंट अगर किसी गुड्स है जैसे कि रिसेंट कुछ महीनों में यूरोपियन यूनियन ने रशियन ऑयल पर प्राइस कैप लगा दिया, क्योंकि रशियन ऑयल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था। इससे उन्होंने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी। तो गवर्नमेंट फिक्स्ड कमोडिटीज़ पर प्राइस कंट्रोल लगा सकती है जिससे उन कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। वो रैशनिंग कर सकती है गवर्नमेंट, जिससे जो भी गुड्स है जिनकी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, जिनकी महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, उनकी इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, जिससे लोगों को वो सामान फिर से खरीदना ना पड़े और उन सामानों का दाम कम हो। नेक्स्ट, अभी हमने इन्फ्लेशन कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी मूव ऑन टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। Wholesale price index measures the variation in price levels of commodities that flow through the wholesale trade intermediaries. बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं या कॉरपोरेट्स बिजनेसेस होते हैं जो कि सामानों का होलसेल में ट्रेड करते हैं। 10,000 टन्स ऑफ स्टील या फिर जो भी बड़ा मेजर है वो उसमें ट्रेड करते हैं। वो सिंगल यूनिट नहीं खरीदते हैं, वो एक मैगी का पैकेट नहीं खरीदते हैं, वो मैगी की एक पूरे ट्रक का ऑर्डर देते हैं। तो वहाँ पर भी चीज़ों का दाम उन
बहुत सारी यूनिट्स का दाम एक साथ में बढ़ता है या घटता है। और इसको ट्रैक करने वाला जो इंडेक्स होता है कि चीज़ों का दाम बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और जो चीज़ें कंज्यूमर रेगुलरली यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को ट्रैक करने वाले इंडेक्स को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स दी ओवरऑल चेंज इन कंज्यूमर प्राइसेस बेस्ड ऑन ए रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। एक गुड्स और सर्विसेज जो है, जो कंज्यूमर डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उनका एक बास्केट क्रिएट कर दिया गया है और उस बास्केट की प्राइस ट्रैक होती है। तो वो जो इंडेक्स ट्रैक करता है, उस इंडेक्स को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। नाउ मैंने कुछ क्वेश्चंस डिज़ाइन किए आप लोगों के लिए, आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं। सो पॉज द वीडियो एंड मैं क्वेश्चन जल्दी से डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में नहीं किया था, लेकिन इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। आप पॉज करके कमेंट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट, एंड देन दिस वन, एंड देन दिस वन, एंड दिस वन। सो कुछ सब्जेक्टिव्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको जो भी रिटेन हो पाया वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं भी देख लूँगा और मैं रिव्यू अपना दे दूंगा आपके उस कमेंट पे कि आपका आंसर सही है या गलत है। ओके देन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।